हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आपकी 2 क्लास हो गई थी। आज तीसरी क्लास है, ठीक है ना। प्रैक्टिस पेपर का आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग सारे के सारे प्रश्न केवल प्रीवियस ईयर पेपर के ही लिए हैं। एक भी एक्सरसाइज नहीं है, सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एनटीपीसी चाहे आरआरबी मतलब किसी ना किसी रेलवे के ही एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए, हमारा प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हो गया था, ठीक है। अब दूसरा हमारा चलेगा, दूसरे प्रैक्टिस सेट पे हम लोग देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है। और आपको हमने बताया था कि डेली आप लोगों की क्लास सुबह 10 बजे से रहेगी। सुबह 10 बजे डेली आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो जो है मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लिया कीजिए। देखें आपका क्वेश्चन क्या दिया है। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने वाला धावक 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो बिल्कुल आसान सवाल है। क्या दिया है, दूरी आपके दिया है 14 किलोमीटर, चाल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर की दूरी। समय आपसे पूछा है, तो आपका समय बराबर होता है दूरी मतलब डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या, दूरी बटा चाल। दूरी आपका दिया है 8 किलोमीटर है, बटा चाल आपकी दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखो यहाँ से जो आपका ये समय आएगा ना, घंटे में समय आएगा। किस में आएगा, घंटे में समय आएगा। अब अगर इस समय को आपको मिनट में बदलना हो, क्योंकि आपका ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मिनट में दे रखा है, तो अगर आपको इसको मिनट में बदलना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय हमारा घंटे में आएगा, इतना घंटे, ठीक। ये घंटे हो गया इतना। अभी हमें देखो हमारा आंसर जो दिया है वो सारा का सारा किस में दिया हुआ है, मिनट में। तो हम लोग करते क्या है ना, इस घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। और घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 60 से गुणा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 8/14 और गुणे 60, 2 से काट दोगे ये 4 बार में कटेगा, 2 से ये 7 बार में, तो 6 चौक 24, 240/7 इतना मिनट आ गया। अब इसको आप भाग दे लो, भाग देने पे देखते हैं क्या आएगा। 7 त्रिक 21 और 3 24, 7 त्रिक 21 और 3 24 और 7 चौके 28, 2 30, 7 दूनी 14, मतलब 34.2 मिनट इतना आएगा। तो देखो आपके ऑप्शन में फिलहाल 34 से ज़्यादा मिनट आएगा, मतलब हम लोग लगभग 35 मिनट को मान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पूरी जो इसका सही आंसर वो इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग 34 हमारा समथिंग आ रहा है, तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, चलो ठीक है। अगर 34 दिया होता तो हम लोग 34 को आंसर कह देते, लेकिन 34 क्योंकि ज़्यादा समय आ रहा है, अब 33 नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि 34 मिनट से ज़्यादा समय आ ही रहा है, तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, 35 मिनट में लगभग वो क्या करेगा, इतनी दूरी को तय कर लेगा, ठीक है ना। 35 मिनट में जो है वो इतनी दूरी को तय कर लेगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। कहा एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। इस मैदान के किसी 3 ओर से घेरा बनाने में रस्सी की लंबाई कितनी लगेगी। देखो एक वर्गाकार मैदान है, इस तरह से ये है वर्ग के जैसा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ये है वर्गाकार मैदान। ये देखो ये वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 196 क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा ए है तो हम लोग क्षेत्रफल क्या कहते हैं, ए स्क्वायर। और यही बराबर कितना दिया है, 196। तो आपका ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा 14। 196 का वर्गमूल कितना, 14, ठीक है ना। 14 आ गया। अब देखो 14 आ गया हमारा ए का मान। अब इसमें पूछा है इस मैदान के किसी 3 ओर से घेरा बनाने में। अब 14 आ गया, आप सबको पता है, तो 14 ये भी रहेगा और 14 ये भी रहेगा और 14 ये भी रहेगा और ये वाली भी भुजा 14 ही रहेगी। चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमसे कहा है 3 ओर रस्सी लगाना है, तो रस्सी की लंबाई क्या होगी, मतलब उसे रस्सी कहाँ से कहाँ तक लगाना है। उसे रस्सी यहाँ से शुरू करके ऐसे 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 और यहाँ तक, ये हो गई ना 3 साइड। 3 साइड रस्सी लगाएगा तो कितना लगेगा,
14, 14 दूनी 28 और 14 तियां 42। कितना रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी? 42 मीटर। तो जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा? सेकंड नंबर का बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझिए कि चीज़ों को, ताकि ऐसा ना हो कि किसी चीज़ में आपको फिर से कन्फ्यूजन हो जाए। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। ये देखें क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला। इस सवाल में क्या बोला है देखो, यदि एक संख्या का 40% 184 है तो उस संख्या के 85% का मान बताइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, a% बटा x बराबर b% बटा y, यही को लगाते हैं। ये हमारा एक सूत्र है। ठीक है ना, अगर ये नहीं पता तो भी आ जाता, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पता है तो और अच्छी बात है। देखो क्या हो जाएगा, a% बटा x। a% मतलब पहला है 40% और x का मान है 184, तो ये 40 बटा हो जाएगा 184 बराबर। अगला देखो b% बटा y। b% का मान कितना है? 85 है। 85 बटा, तो b% का मान हमसे पूछा, मतलब 85% का मान पूछा है, तो 85% का मान हमने क्या मान लिया? y मान लिया, निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ से इसको 8 से काटो, 8 से ये 5 बार में कट जाएगा। 8 से इसको काटो, 8 दूनी 16 और 2 18 और 8 त्रिक 24। 5 से इसको काटोगे तो आप 17 बार में कट जाएगा। 17 और 23 का गुणा कर लो तो आपका y बराबर आ जाएगा। देखो y बराबर आपका क्या आएगा? 17 और 23 का गुणा, 17 3 51, 51 के 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 5 कितना? 39। 391, तो आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 391। या इसी को अगर आपको ये चीज़ बोरिंग लगे यहाँ से, तो देखो कैसे और कर सकते हैं। याद रहेगा तो ये हर जगह काम देगा, नहीं याद रहेगा तो भी कैसे करोगे। देखो बेसिक बिल्कुल। 40% का मान कितना दिया है? 40% का मान है 184 के, 184 है ना, 184। चलिए 40% का मान है 184, तो 1% का मान कितना होगा? 184 बटा में 40, तो हमसे कितना? 85% का मान पूछा है, तो 85% का मान कितना होगा? 184 बटा 40 और गुणे 85, यही हो जाएगा ना। भाई इधर भी हमने 85 से गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यही मान कितना आ जाएगा? 391। इसी को हल करेंगे तो 391 आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो क्या कह रहा है, एक टीवी 42,000 रुपए में खरीद कर 49,140 रुपए में बेचा गया, लाभ परसेंट क्या है? अब देखो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई सीपी। सीपी मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, यही होता प्रॉफिट परसेंट। या इसको आप ये भी लगा सकते हो, एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस ए और बटा 100। एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस ए बाई 100, यहां से भी लगा सकते हो। ठीक है ना, यहां से देखो एसपी आपका दिया हुआ है, ये है एसपी और ये वाला है सीपी, और आपका ए का मान निकालना है, या यहां से भी कर सकते हो। प्रॉफिट परसेंट यहां से डायरेक्ट आपका बन जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ, कितने का लाभ? 42,000 का सामान 49,140 में बेच दिया गया, तो 7,140 का लाभ हुआ। 7,140 का क्या हुआ? लाभ हुआ। और कितने पे? 42,000 पे, 42,000 पे, और इसी में गुणा क्या करना होता है? तो अब देखो 3 0 2 0 1 3 0 काट लो। अब इससे देखो कि काटोगे कितनी बार में कटेगा? 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा ना। 7 से काटा 6 बार में, और 7 1 के 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पे बीच में आएगा 0, एक में जाएगा ना, और 6 से उसको भाग दोगे, 6 के 6 और 6 7 42, 17% आएगा। देखो 17%, 17% हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। वहां से भी निकालोगे तो भी 17% ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखो ये अगला सवाल हमारा डायग्राम बनाया गया है, और इसी डायग्राम से 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे के। ठीक है ना, एक बार हमें डायग्राम का अध्ययन करना है केयरफुली, उसके बाद फिर जो इससे क्वेश्चन किया गया है उसका हमें आंसर बताना है। इसी को हम लोग कहते हैं डीआई। यहाँ से एग्जाम में जब आता है तो
कम से कम एक डायग्राम देता है, वहां से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक देता है। कभी कभी कितने क्वेश्चन दे देता है? 5 क्वेश्चन एक ही डायग्राम से। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, एक डायग्राम को पढ़ना है और 5 क्वेश्चन का हमें आंसर दे देना है। आइए देखते हैं, ये आपको 3 सर्कल बनाया गया है। एक टेनिस का है, एक है क्या आपका टेनिस, और दूसरा है आपका क्या, एक है आपका टेनिस, दूसरा है बैडमिंटन और तीसरा है कबड्डी। 3 सर्कल है, एक टेनिस का सर्कल है, एक बैडमिंटन का सर्कल है और दूसरा जो तीसरा सर्कल है वो कबड्डी का है। आपसे पहला क्वेश्चन जो इसमें किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है और नीचे भी शायद 1-2 क्वेश्चन है। आपसे जो पहला सवाल कहा गया है, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। अब कबड्डी खेलते हैं, इसका मतलब जितने भी लोग कबड्डी वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगे, हम लोग सबको काउंट करेंगे। तरीका देखो, हम तरीका बता रहे हैं कैसे। या तो पूछता है कितने लोग कबड्डी खेलते हैं, या तो कितने लोग केवल कबड्डी खेलते हैं। जब केवल कबड्डी कहेगा तो सिर्फ जो कबड्डी वाले में आएंगे उन्हीं को लेंगे, बाकी जो और सर्कल में आ जा रहे होंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे यहाँ से देखें, अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। तो अब कबड्डी का सर्कल हमारा कहाँ से है, ये वाला है ना कबड्डी का सर्कल, ये है कबड्डी का सर्कल। अब इस सर्कल में जितने भी लोग आएंगे सबको हम काउंट कर लेंगे, सबको काउंट कर लेंगे। तो कितना, 15 और 5 20, 10 30, 10 40, 60 48, 48 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना, 48। 48 लोग ऐसे हैं जो कबड्डी खेलते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में कहा है, सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की समुच्चय को किस संख्या से निरूपित किया गया है। ओनली टेनिस, मतलब केवल टेनिस, हमें केवल टेनिस लेना है और किसी को नहीं लेना है। इसका मतलब देखो टेनिस वाला सर्कल कहाँ पे है, देखो टेनिस वाला, ये है टेनिस, ये है टेनिस। अब ये हुआ टेनिस, हमसे केवल टेनिस की बात किया है। तो जब केवल टेनिस की बात किया है तो जो लोग इधर इतना इसमें आ रहे हैं और जो लोग इधर इतना इसमें आ रहे हैं, मतलब इन लोगों को हम छोड़ देंगे। और जब केवल टेनिस पे जाएंगे तो 20 ही ऐसे लोग हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20। देखो इसमें हम इन सबको नहीं जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि केवल लगा दिया है। अगर केवल नहीं लगाया होता तो पहले के जैसा हो जाता, क्योंकि पहले में केवल नहीं लगाया था तो सबको हमने जोड़ लिया था। लेकिन इसमें केवल टेनिस को बताना है, सिर्फ टेनिस को। सिर्फ टेनिस वाले कितने हैं, 20 हैं। ये जो लोग हैं ना, ये टेनिस भी खेलते हैं और ये खेल भी खेलते हैं, तो उनसे हमसे मतलब नहीं है। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे, तीसरे नंबर पे। देखो तीसरे नंबर पे क्या है ये सवाल, कबड्डी के खिलाड़ियों को छोड़कर टेनिस एवं बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को किस संख्या से निरूपित किया गया। मतलब हमें कबड्डी के खिलाड़ी को छोड़ देना है, टेनिस बैडमिंटन को ले लेना है, ठीक है ना। कबड्डी वाला सर्कल छोड़ के बाकी जितने लोग टेनिस बैडमिंटन में आ रहे हैं उनको जोड़ना है। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे कबड्डी वाला छोड़ो, कबड्डी वाला क्या करो, छोड़ो। ये है कबड्डी का सर्कल, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद भी जितने लोग हो रहे हैं उनको काउंट करो आप। इसको छोड़ने के बाद, क्योंकि ऐसा ही कहा गया था ना, कबड्डी के खिलाड़ियों को छोड़कर टेनिस एवं बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को किस संख्या से निरूपित किया गया। तो कबड्डी आप छोड़ दो, टेनिस एवं बैडमिंटन देखो 20, ये 26 हुआ और 2 26 ही है ना, ये 26 लिखा है, 26 2 28 10 38 और 30 20 50 60 58, टोटल कितने हो जा रहे हैं, 58 हो जा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कबड्डी के खिलाड़ियों को छोड़कर टेनिस एवं बैडमिंटन दोनों, अच्छा दोनों खेलने वाले। देखो इसमें सिर्फ हमें दोनों खेलने वालों को बताना है। जो देखो इसमें ऐसा कहा गया है कि हमें कबड्डी वाले को छोड़ के ऐसे लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, मतलब जो यहाँ पे हैं, टेनिस भी खेलता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो, दोनों खेलने वाले सिर्फ 12 लोग हैं। ऐसे 12 लोग हैं जो कबड्डी को छोड़ के बाकी दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 आंसर होगा, वो वाला नहीं होगा, 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका आंसर सेकंड वाला, ये नंबर यहाँ पे रहा 12। क्या आंसर हो गया आपका, 12, ठीक, 12 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किस खेल को सबसे कम खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है। किस खेल को सबसे कम खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है। आइए अब तीनों के खिलाड़ियों की संख्या को हमें गिनना पड़ेगा। किस खेल को सबसे कम खिलाड़ी द्वारा खेला जा रहा है, देख लो, तीनों की संख्या को काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग कबड्डी पे हैं और
कितने लोग यहाँ पे टेनिस में हैं और कबड्डी में है, टेनिस में है, और कितने लोग इसमें हैं बैडमिंटन में है। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग गिन लो। देखो 15, 5, 20, 10, 30 और 10, 40, 60, 48। कबड्डी वाले कितने हैं? 48। अब आप बैडमिंटन देखो, यहाँ पे अभी हम लोगों ने जोड़ा था, ये लोग थे कितने? 58। टेनिस वाले कितने थे? 58। बैडमिंटन जोड़ लो, देखो ये इस सर्कल में 15, 5, 20, 20 हो गया, और 38, 20 कितना? 58। यहाँ भी 58 लोग हैं, यहाँ भी 58 ही लोग थे। 20, 10, 30 और अच्छा यहाँ पे 58 लोग नहीं थे, ये 20, 10, 30 और 12, 5, 17, 47 लोग थे। यहाँ पे 47 सबसे ज़्यादा। अब आप बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा खेल खेलने वाले हैं? बैडमिंटन। यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या? बैडमिंटन। बैडमिंटन को खेलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखें क्या दिया गया है, 11 संख्याओं का औसत 30 है। देखो अच्छा सवाल है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां से वही 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे वो हो गए। इसको देखो, 11 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 हो तो 11वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 11 का औसत कितना है? 30 है। तो 11 का हम टोटल निकाल लेंगे, तो 11 गुणे 30 कर लेंगे, कितना? 330। 330 आ गया। यदि प्रथम 10 संख्या का औसत 22 है, तो 10 संख्या का औसत 22 है, तो 10 का टोटल कितना हो जाएगा? 10 गुणे 22 बराबर कितना हो गया? 220। अब देखो यहाँ से जब दोनों का अंतर लोगी, ये 11 संख्या का है टोटल, ये 10 संख्या का है टोटल, तो इन दोनों का जो अंतर बचेगा वो 11वीं संख्या बचेगी, 11वीं संख्या। और यही 11वीं संख्या बराबर ही कितने के हो जाएगी? दोनों का अंतर देखो 0, 3 में से 2 गया 1 और 1, 110। 110 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा? चौथा वाला। ठीक है ना, समझ में आई बात? चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखो दिया है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो परिणाम 900 है। वह संख्या है, कोई संख्या है, जैसे x है कोई संख्या, इसके वर्ग में अगर हम लोग 59 को जोड़ते हैं तो परिणाम हमारा कितना आता है? 900 आता है। 900 आता है। तो यही हमें बताना है, वह संख्या मतलब x का मान। तो आप यहाँ से x स्क्वायर बराबर करोगे, 59 इधर जाके घट जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे बचा 8। तो x बराबर अंडर रूट 841, और अंडर रूट 841 का मतलब कितना? 29। 29 यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 29। ठीक है ना, 29 आ गए। चलिए छोड़ते हैं इसको, आसान था। ये सवाल देखो, देखें क्वेश्चन कहा गया है, दीपा एवं सीमा मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करती हैं। दीपा अकेली उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकती है, सीमा अकेली उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगी? देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिलके, जहां भी ऐसा सवाल दिया होगा, 2 लोग का समय दिया होगा, फिर एक का अकेले का समय दिया होगा और दूसरे का पूछ लिया होगा। 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक जगह दोनों का समय दिया होगा, एक जगह एक का समय दिया होगा और दूसरे का पूछ लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जैसे 2 लोग हैं, ठीक है ना, पहला ए है दूसरा बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए गुणे बी और बटा ए माइनस बी। ठीक है ना, यही करेंगे तो यही जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखो दिया है, दीपा एवं सीमा मिलकर 6 दिन में करती हैं। ठीक है ना, 6 दिन में करती हैं। चलिए दोनों का समय आपका दे दिया है 6 दिन, और हमसे पूछा है दीपा अकेले उस काम को 9 दिन में करती है, तो दोनों का समय 6 दिन, दीपा अकेले 9 दिन में। अब हमसे पूछा गया है तो सीमा अकेले कितने दिन में करेगी? 6 और 3 का अंतर ले लो, कितना? 6 और 9 का अंतर कितना? 3। 3 से 6 को काट दो 2 बार में, और 9 और 2 का गुणा कितना? 18। क्या आ जाएगा? 18 दिन में सीमा जो है अकेले काम को खत्म कर देगी। ठीक है ना, 18 दिन। दोनों का गुणा करो, दोनों के अंतर से भाग दे लो, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीका है। अब इससे आसान कुछ है नहीं, इसीलिए इसी को समझो। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक शहर की
एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी जिसमें 8% की वृद्धि है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8% की वृद्धि है इसमें, तो 70,000 थी जनसंख्या, कितना थी? 70,000। 8% की वृद्धि मतलब 108/100, सीधे 70,000 का आप 108% निकाल लो तो यही वर्तमान जनसंख्या आ गई। काट लो, डबल जीरो काट लो, ये डबल जीरो, 7 8 56 के 6 आपका आ गया 5 और 7 0 0 5 और 7 1 के 7, 75,600। चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 75,600, ठीक है ना। चलिए 75,600 हो गया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं हमारा। अगला सवाल देखें क्या दिया है। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है आपका x-1, क्या दिया है? x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिन में किया गया कार्य x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य 5:6 के अनुपात में है। x-1 व्यक्ति द्वारा किया और x+1 व्यक्ति द्वारा किया गया काम और x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किया गया। देखो इतने व्यक्ति हैं इतने दिन में कर रहे हैं और इतने व्यक्ति हैं तो इतने दिन में कर रहे हैं और इनके द्वारा किए गए कामों में इतना का अनुपात है, तो बताना है यक्स कितना है। देखो आपका होता है क्या, m1d1 बराबर m2d2, यही होता है ना। तो m1d1 बटा m2d2 हम लोग कर लेते हैं। देखो m1 आपका क्या है? x-1, d1 क्या है यहाँ पे? x+1, इतने दिन में करते हैं, ठीक है ना। और बटा कर लेते हैं, m2 हमारा क्या है? x+1 और हमारा d2 क्या है? x+2, है ना, यही है। और इन्हीं दोनों का अनुपात कितना दिया है? 5/, इन्हीं दोनों का अनुपात कितना दिया है? 5/6 दिया है। तो हमने क्या कर दिया? 5/6 कर दिया। अब देखो x+1 कट जाएगा, आपस में इनका तिरछा गुणा करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर 6 का गुणा x-1 में करेंगे तो 6x-6 बराबर 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5x + 5 दूना 10 हो जाएगा ना। चलो इधर लाओ x को, 5x को घटा दो तो x बचा और उधर 6 जुड़ जाएगा तो 10 6 16, x का मान आपका कितना आ गया? 16। तो हमारा आंसर क्या बना? x बराबर 16। तो यहाँ से देखो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया, बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग पूरा हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को और नियुक्त करना होगा। इसमें भी देखो 100 दिनों में पूरा करने का उसने ठेका लिया था, ठीक है, 100 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था। उसने 90 व्यक्ति को काम पे लगाया और 40 दिन में पाया कितना? 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो फार्मूला लगेगा वो m1d1 बटा w1 बराबर m2d2 बटा w2, यहाँ से हो जाएगा। m1 आपका दिया है, देखो m1 कितना है? m1 है 90 आदमी 40 दिन कर रहे हैं, 90 आदमी 40 दिन कर रहे हैं और 1/3 भाग ही काम पूरा कर पा रहे हैं, बराबर m2 तदनुसार कार्य को समय अनुसार करने के लिए 40 दिन काम हो गया है, 100 दिन में खत्म करना, अभी 60 दिन बचा है। इसका मतलब d2 आपके पास है 60 दिन। m2 हमसे पूछा है कि कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। तो पहले व्यक्ति 90 थे तो अब 90 + x हो जाएंगे। मान ले रहे हैं कि x व्यक्ति को उसने और बढ़ा दिया, भाई x व्यक्ति उसने और लगा दिया, पहले 90 काम कर रहे थे अब 90 + x कर दिया और उसके पास समय कितना बचा है? 40 दिन खत्म हो गया, 60 दिन बचा है और बटा उसे काम कितना करना है? 1/3 काम हो गया है, तो 1 में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 काम उसे अभी करना बाकी है, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आप काट लो, 30 से इसको काटोगे 2 बार में, 30 से इसको काटोगे ये 3 बार में कटेगा और 2 से इस 20 को आप काटोगे 40 काटोगे तो ये 20 बार में कटेगा। ये 3 से यहाँ से 3 कट गया और 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 बराबर 90
प्लस यक्स आ गया, तो यक्स बराबर आपका क्या 90 घटा दो 120 में से तो कितना आ जाएगा 30। मतलब उसे 30 आदमी, देखो पहले ऑप्शन में 30 आदमी से अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। 30 आदमी क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो क्या कहा गया है, कहा गया है एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 रुपये में खरीदी। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था। आइए देखते हैं, इतना छूट दे रहा है और फिर भी इतना लाभ ले रहा है। क्या करना है, मशीन का आपका दिया है कितने में खरीदा, उसके द्वारा खरीदा गया मूल्य, मतलब उसका सीपी पता है 7660 इतने में खरीदा है और इस पे वो 10% लाभ ले रहा है, मतलब 110/100 इतने में बेच रहा है। भाई इतने में खरीदा, इस पे 10% लाभ लिया, मतलब 110% पे बेचा, 110/100, ठीक ना। लेकिन उसने जो उसका मशीन का अंकित मूल्य था उस पे 12% का छूट भी दिया है, तो यही बराबर कितने के होगा, अगर अंकित मूल्य x था तो इस पे 12% का छूट दिया, मतलब 88% लिया, 88/100। बात समझिए, यही मूल्य इसके बराबर है। भाई अंकित मूल्य उसने इतना ही किया था, अंकित मूल्य हमने x रुपये माना, तो उस पे 88% छूट देने के बाद इतने में बेच रहा है। अगर अंकित मूल्य x रुपये है तो उस पे 12% का छूट दे रहा है, मतलब 88/100 में बेचा। और वही विक्रय मूल्य कितना है, इतना है। क्यों, क्योंकि इतने में खरीदा था और इतने का 10% का लाभ लेके बेच रहा है। आप देखो ये 100 से यहाँ से 100 कट जाता है, 11 से 10 बार में 11 से इसको काटोगे 8 बार में, 8 से इसको काट लो आप, 8 9 72 और 4 72 4 76, 8 पंचे 40, नहीं ऐसे मत काटो, आप इसको काट लो, 2 से काटोगे 4 बार में, इसको 2 से काट लो 5 बार में, यहाँ से 4 से इसको काट लो, इसको पूरा 4 से काटोगे तो 4 1 के 4 3 7, देखो 3 4 9 में 36, 4 1 के 4 2 6 और 4 पंचे 20। अब 5 का इसमें गुणा कर लो तो आपका अंकित मूल्य आ गया। 5 पचे 25, 5 2, 5 1 के 5 2 7 और 5 9 45, 5 4 और 5 1 के 5 4 9, 95 75, 95 75। ये देखो पहले ऑप्शन में यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को देखो हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ देखते हैं। डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे, जहाँ पे ऐसा सवाल दिया होगा हमें उसका सीपी पता है, छूट परसेंट पता है और लाभ परसेंट पता है, और हमें उसका अंकित मूल्य निकालना है। तो देखो एमपी बराबर डायरेक्ट होता है, एमपी बराबर 7660 इंटू जो उसने लाभ लिया था कितने 10%, तो 110 बटा उसने छूट कितना दिया 12%, मतलब 88। सीधा ऐसे कर देते हैं तो यही कितना आ जाएगा 9575, यही वाला आपका सॉल्व करने पे आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है हमारा, ये आप तभी समझ पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, ठीक। चलिए ये था हमारा सेट 2। अब अगली क्लास में हम लोग अपने सेट 3 को देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जिससे आप लोगों का एक्सरसाइज अच्छे से हैबिट में बना रहे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से क्या होता है कि हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो चीज़ें एक साथ हमारी रिवीजन होती रहती हैं, रिवीजन में रहती हैं, और जिससे हमें क्या होता है कि हर चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।